लोगों का लॉ वाला के इस अमेजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है इसरा और मैं इस फाउंडेशन बैच पे आप लोगों के साथ सीपीसी कवर कर रही हूँ। तो लास्ट बीते लेक्चर्स में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स के बारे में डिस्कशन किया, जैसे कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, कमीशन, इन सारे ही ऑर्डर्स के बारे में हम लोग ने डिटेल में लेक्चर में कवर कर लिए हैं। आज इस सेशन में क्या होने वाला है, आज इस सेशन में हम लोग अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो सीपीसी 1908 में ऑर्डर 27 के अंदर सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस हैं वो दिए गए हैं। इसका सब्सटैंटिव नेचर आपको मिलेगा फ्रॉम सेक्शन 79 टू 82, फ्रॉम सेक्शन 79 टू 82, और इसका जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा अंडर ऑर्डर 27। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये आपकी प्रीलिम्स मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस है जो हम लोग सेक्शन 80 पढ़ने वाले हैं ये हर बार पूछा गया है, चाहे वो मेंस ले लीजिए चाहे वो प्रीलिम्स ले लीजिए। अब ये सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट होते क्या है, देखिए कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं या ऐसी कोई सर्कमस्टांस होती है जहां पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को या पब्लिक ऑफिसर को किसी पर्सन के अगेंस्ट सूट लेके आना है, या फिर कोई अग्रीव्ड पर्सन है जिसको गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट लेके आना है। तो ये दोनों ही नेचुरल सर्कमस्टांसेस में ये दोनों ही सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं। तो सीपीसी 1908 में क्या देखने को मिलता है, ये पूरा प्रोसीजर देखने को मिलता है कि कैसे आप ला सकते हैं किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के अगेंस्ट सूट, या वो पब्लिक ऑफिसर या वो गवर्नमेंट ऑफिशियल किस तरह से आपके अगेंस्ट सूट लेके आए। ठीक है, तो इसी को हम लोग आज डिटेल में कवर करने वाले हैं। याद रखिएगा ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम लोग आज के डेली टारगेट की बात करें तो सबसे पहले हम लोग इसके जितने भी प्रावधान है, जो भी सेक्शंस हैं, ऑर्डर क्या कह रहा है, ये सारी चीजें कवर करेंगे। अलॉन्ग विद दैट हम लोग आज एक अच्छे डॉक्ट्रिन के बारे में पढ़ने वाले, एक इंटरेस्टिंग डॉक्ट्रिन के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस। जो जनरल रूल है एक सूट को इंस्टीट्यूट करने से वो डिफर करता है जब आप डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस की बात करो। उसी तरह से आज हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस का एक एक्सेप्शन पढ़ने वाले हैं, वेवर ऑफ नोटिस। कब हम उस डॉक्ट्रिन को, जो नोटिस की एक मैंडेटरी डॉक्ट्रिन है, उसको कब हम लोग एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, क्या है उसका एक एक्सेप्शन, वो पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ पर्सनल अपीयरेंस से या अरेस्ट से कौन कौन लोग कब कब कौन कौन सिचुएशंस में उनको एग्जेम्प्ट किया गया है वो पढ़ने वाले हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी आर गोइंग टू कवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसा कि मेरे हर एक लेक्चर में होता है। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल हो। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग सूट्स को डिवाइड करने की बात करें, देखिए अगर हम लोग सीपीसी की बात करें, अंडर सीपीसी सूट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। जैसे कि सूट्स इन जनरल केसेस जो हम लोगों ने देखा अंडर पार्ट 1 में। ठीक है, पार्ट 1 में सूट्स इन जनरल केसेस, जहां पे हम लोगों ने सेक्शंस पढ़े, सेक्शंस 9 टू हम लोग ने प्लेस ऑफ सुइंग भी करा हुआ है, सूट्स ऑफ सिविल नेचर भी करा हुआ है, रेस्ट सब्जुडिस, रेस्ट जुडिकाटा, फॉरेन जजमेंट, प्लेस ऑफ सुइंग, ये सारी ही चीजें हम लोग ने ऑलरेडी कवर करी हुई है। ठीक है, तो 9 टू 35 बी, सेक्शंस 9 टू 35 बी पार्ट 1 सूट्स इन जनरल केसेस से डील करते हैं। तो इसका मैक्सिमम पोर्शन हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सूट्स इन स्पेशल केसेस। ये स्पेशल केसेस के सूट्स कौन कौन से होते हैं, तो ये पर्टिकुलरली दिया है सेक्शन 79 से लेकर के 93 तक की। ठीक है, और ऑर्डर्स 27 से लेकर के 37 तक की। तो ये इसका क्या है, ये इसका सब्सटैंटिव एस्पेक्ट है, दैट इज द सेक्शंस, एंड दिस इज द प्रोसीजरल पार्ट, द प्रोसीजरल एस्पेक्ट। ठीक है, तो सूट्स इन स्पेशल केसेस में सबसे पहला सूट हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज द सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, या अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 2 गवर्नमेंट्स आती हैं, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ग्रीवांस सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हो सकती है किसी इंसान को, और स्टेट गवर्नमेंट से भी हो सकती है। तो वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिसके कारण किसी भी पर्सन को ग्रीवांस हो रही है, वो ऐसा फैक्ट है जो केस टू केस डिफर करता है। लेकिन अगर कोई ग्रीवांस हो रही है तो उसको प्रोसीजर क्या फॉलो करना है, वो एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर होगा, राइट।
तो केस टू केस डिफर करेगा जब कोई प्रॉब्लम अराइज होगी, लेकिन एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर फॉलो करना होगा, चाहे ए को डिस्प्यूट अराइज हो रहा है या बी का डिस्प्यूट अराइज हो रहा है या सी का डिस्प्यूट अराइज हो रहा है। प्रॉब्लम ए बी सी को भले ही हो रही है, लेकिन एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो इफ यू आर ब्रिंगिंग अ सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट। क्लियर हो गया? तो सूट्स इन स्पेशल केसेस, इसमें सबसे पहले हम लोग सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट करने वाले हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा, सेक्शन 79 से लेकर के 82 और ऑर्डर 27। ऑर्डर 27 में पर्टिकुलरली 8 रूल्स हैं। देयर आर 8 रूल्स हियर। 8A और 8B have been added by the amendment acts respectively. I hope it is clear. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये क्या गाइड करता है, ये एक प्रोसीजर है, ये एक मशीनरी है सीपीसी में जो दी गई है, जो सिविल प्रक्रिया संहिता में आपको एक प्रोसीजर मिलेगा, एक तरीका मिलेगा, जिसके थ्रू आपको ये पता लगेगा कि भाई गवर्नमेंट के अगेंस्ट, मान के चलिए आपको गवर्नमेंट की किसी भी अगेंस्ट, जैसे कि अगर आपका घर था, आपकी प्रॉपर्टी थी, और क्योंकि हर एक प्रॉपर्टी स्टेट गवर्नमेंट अपनी मानता है, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है। मान के चलिए आपकी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चला दिया गया, या फिर आपकी प्रॉपर्टी किसी ऐसे काम के लिए जो गवर्नमेंट के लिए करा जा रहा है, उसके लिए आपकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तो आपका क्या है, आप अग्रीव्ड पर्सन हो गए, तो आप सूट इंस्टीट्यूट करोगे, राइट? आप सूट जब इंस्टीट्यूट करोगे तो क्या प्रोसीजर फॉलो करोगे? क्या एक रेगुलर सूट इंस्टीट्यूट करोगे, जैसे कि मेरे और आपके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो आप मेरे नाम के अगेंस्ट जो आप सूट इंस्टीट्यूट करेंगे, क्या वही किसी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट भी, अगर वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में ड्यूटी कर रहा था, उसके अगेंस्ट भी उसी तरह से आप सूट इंस्टीट्यूट करेंगे? तो वही सारी चीजें दी गई हैं आपको ऑर्डर 27 में। सबसे पहले इफ यू टॉक अबाउट सेक्शन 79, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि किसको आप पार्टी बनाओगे। सिंपल बात करता है। देखिए, नॉर्मल सर्कमस्टांस में जब नॉर्मल अगर कोई केस है, मान के चलो, तो यहाँ पे एक हो गया ए बी, ये हो गया प्लेंटिव, ये हो गया डिफेंडेंट, ठीक है? ए हो गया प्लेंटिव, बी हो गया डिफेंडेंट। तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मली केस आएगा ए वर्सेस बी हो जाएगा, ए वर्सेस बी हो जाएगा। लेकिन जब सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट है, अगर मैटर गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे कौन अथॉरिटी होगी? यहाँ पे हु विल बी नेम्ड इन सच सूट्स, किसका नाम किसका दिया जाएगा, ये सारी चीजें देखनी होती हैं। और इसका आंसर आपको कहां मिलेगा? इसका आंसर आपको मिलेगा क्लियरली सेक्शन 79 में, ठीक है? सेक्शन 79 किसके बारे में बात करता है? सेक्शन 79 कहता है कौन है वो अथॉरिटी जिसको आप प्लेंटिव एंड डिफेंडेंट बनाएंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल केस हम लोगों ने देखा कि यार नॉर्मल केस की तरह इसको तो हम लोग फॉलो करने नहीं वाले। तो अगर कोई सूट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट लाया जा रहा है, तो आप किसको पार्टी बनाओगी? आप यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बनाओगे। कितने सारे केसेस हैं जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया जाता है, बहुत सारे केसेस हैं, लीडिंग केसेस हैं जिसमें हम लोगों ने देखा हुआ है कि यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो पार्टी बनाया जाता है। अब वो किसके अगेंस्ट सूट लाया जाता है? इट इज अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसी तरह से अगर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, तो जैसे कि यूपी, एमपी, जितने भी स्टेट्स हैं, उस पर्टिकुलर स्टेट के अगेंस्ट कोई अगर अग्रीव्ड पार्टी है, मान के चलिए, तो अगर वो राजस्थान के किसी ऑर्डर से, मतलब या राजस्थान के किसी पब्लिक ऑफिसर, कोई किसी डिपार्टमेंट में था, उसके अगेंस्ट सूट लेके आना चाह रहा है, जो एक्ट उस पब्लिक ऑफिसर ने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में किया हुआ है, इसको हम लोग डील करेंगे आगे, तो वो किसके अगेंस्ट लाएगा? उस पर्टिकुलर स्टेट, जैसे कि स्टेट ऑफ राजस्थान। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हम लोग देखते हैं स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ राजस्थान। तो वो स्टेट गवर्नमेंट के मैटर्स में अगर है तो वो उस पर्टिकुलर स्टेट का नाम देगा। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर है तो वो यूनियन ऑफ इंडिया का नाम देगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस। तो डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस आपको मिलेगा सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी। ये नोटिस की बात करता है। कहने की बात ये है कि अगर कोई ग्रीवांस अराइज हुआ है, किसी भी इंसान को कोई प्रॉब्लम है, अग्रीव्ड पार्टी है वो, और वो अगर सूट लाना चाह रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट या किसी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट, तो वो एक सूट को फाइल करने से पहले, मतलब ये फाइल ही नहीं कर सकता है जब तक वो 2 महीने का नोटिस नहीं देगा उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट का जो भी प्लीडर है या फिर वो पब्लिक ऑफिसर जो है। ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है और इस पे एक लीडिंग केस है भागचंद वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 1927 बॉम्बे हाई कोर्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि एक मैंडेटरी प्रोविजन है जिसको फॉलो करना ही करना है आपको। ये डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस का अगर ये जो प्रोविजन दिया गया है, इफ यू विल इन्फ्रिंज इट और इफ यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो इट, तो आपका सूट विल फॉल टू द ग्राउंड।
ये कोई भी इन द आईज ऑफ लॉज ये सूट मेंटेनेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक मैंडेटरी क्लॉज है। आपको उस गवर्नमेंट ऑफिशियल को 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा ताकि वो देखे कि क्या सूट इंस्टीट्यूट किया गया है, क्या क्लेम क्या कर रहा है, क्या रिलीफ क्या मांगी गई है। एक्चुअली वो ये देखना चाहेगा कि भाई मेरे से हुआ ही क्या है जिससे अग्रीव्ड पर्सन को कोई उसकी राइट इन्फ्रिंज हुई है या उसको कोई प्रॉब्लम अराइज हुई है। सिंपल, ये एक सिंपल नेचुरल जस्टिस का फिनोमिना है। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि लॉ कमीशन ने साल दर साल इसको अपोज किया है और लॉ कमीशन के अकॉर्डिंग दीज प्रोविजंस व्हिच आर गिवन basically under section 80 the doctrine of notice is not very valid। वो वैलिड नहीं है क्योंकि इसका मिसयूज हो सकता है। अगर आप 2 महीने का नोटिस देंगे तो कई बार ड्रैग हो जाता है, डिले हो जाता है और वो सूट इंस्टीट्यूट ही नहीं है। मतलब 2 महीने का अगर आप नोटिस देंगे तो उसको कंसिडर ही नहीं किया जाता है। तो हमेशा लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट्स में, चाहे वो 14th रिपोर्ट थी उनकी, उसमें उन्होंने हमेशा इस चीज को अपोज किया कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस है इसको अमेंड कर देना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए, ओमिट कर देना चाहिए। अगर हम लोग बात करें सेक्शन 80 के अंदर जो नोटिस दिया जाता है तो उसमें क्लियरली ये कहा गया है, यहाँ पे आप इजीली बेयर एक्ट की लैंग्वेज हो सकता है ना समझ पाए, लेकिन ये इजी लैंग्वेज में मैं लेके आई हूँ। क्या कहता है सेक्शन कहता है नो सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट या in respect of any act done in the official capacity if we talk about the public officer। अगर हम लोग यहाँ पे पब्लिक ऑफिसर की बात करें तो कोई भी एक्ट जो उसने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में करा है। अब ये ऑफिशियल कैपेसिटी क्या होती है? ऑफिशियल कैपेसिटी वो होती है जो कैपेसिटी उसकी होती है या वो जो अथॉरिटी उसकी होती है, तो वो जो काम उसने किया है अपने डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में किया है, यानी कि वो ड्यूटी पे था और अपनी ड्यूटी को कंडक्ट करने में वो एक्ट हुआ है उससे, ठीक है, उस पर्टिकुलर पब्लिक ऑफिसर से। अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ 2 months ऑफ नोटिस, जैसा कि मैंने बताया ये 2 महीने का प्रावधान दिया गया है। दैट इज अ मैंडेटरी क्लॉज। 2 months का नोटिस देना ही देना रहेगा और ये नोटिस जो दिया जाता है ये राइटिंग में दिया जाता है, ये राइटिंग में दिया जाता है। ये बात याद रखिएगा। एक बात यहाँ पे बहुत ही महीन बात निकल के ये आई है कि अगर अगेंस्ट गवर्नमेंट की बात करी गई है, 2 बातें यहाँ पे निकल के आ गई हैं। देखिए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट और पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट। जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात है तो 2 महीने का 2 months का नोटिस मैंडेटरी है, ये बात क्लियर है, याद रखिएगा। लेकिन अगर हम लोग पब्लिक ऑफिसर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये देखा जाएगा क्या उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी थी, क्या वो एक्ट उसने अपनी डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में किया है या वो डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में नहीं था और वो उसकी पर्सनल कैपेसिटी थी या वो काम जो है अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं कर रहा था। तो अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो वो 2 महीने का नोटिस आपको नहीं देना होगा। ये जो सूट है ये एक नॉर्मल सूट की तरह आप इंस्टीट्यूट करने वाले हैं। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे क्या आप चेक करेंगे कि भाई ऑफिशियल कैपेसिटी थी कि नहीं थी। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे जहां पे हम लोगों ने नोटिस की बात करी तो कई बार ऐसा होता है कि नोटिस आप कैसे डिलीवर करोगे। ये नोटिस आप अगली पार्टी को, जो पब्लिक ऑफिसर है, जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल है, वो आप उस तक किस तरह से पहुंचाओगे, आप उसकी डिलीवरी किस तरह से करोगे, किसको दोगे। अगर जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर हम इम्प्लीट कर रहे हैं या अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम सूट लेके आ रहे हैं तो आप वो डिलीवर किसको करोगे। वो जो पर्टिकुलर नोटिस है ये क्या होता है, ये नोटिस क्या होता है, ये एक लीगल नोटिस होता है। ये एक लीगल नोटिस जारी किया जाता है। और अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है आपका, ये बात याद रखिएगा। ये प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, हमेशा याद रखिएगा। इसमें ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिए जाते हैं लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा बनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो किसको डिलीवर करा जाएगा वो लीगल नोटिस, याद रखिएगा, वो सेक्रेटरी को करा जाएगा। अगर हम लोग बात करें रेलवेज की, किसको किया जाएगा, द जनरल मैनेजर ऑफ दैट रेलवेज। अगर हम लोग बात करें स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, तो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में चीफ सेक्रेटरी या ऑफिसर, कोई भी ऐसा ऑफिसर जिसको गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया होगा। क्लियर होगी बात? और अगर हम लोग बात करें कोई अदर स्टेट है तो उस स्टेट का सेक्रेटरी हो या कलेक्टर हो,
और अगर हम लोग बात करें कोई पब्लिक ऑफिसर, तो उस पब्लिक ऑफिसर को वो डिलीवर किया जाएगा वो लीगल नोटिस। तो ये 5 बातें हम लोगों ने देखी। अगर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेक्रेटरी, अगर रेलवेज की बात करें तो जनरल मैनेजर, स्टेट और जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, आई डोंट नो कि अभी 2019 के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद क्या ये प्रोविजन अभी भी इंटैक्ट है, ठीक है। तो चीफ सेक्रेटरी और ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। कोई अदर स्टेट का अगर मैटर है तो सेक्रेटरी या फिर कलेक्टर, पब्लिक ऑफिसर है तो वो पर्टिकुलर पब्लिक ऑफिसर। ये क्या करना है आपको, ये एज इट इज लर्न कर लेना है, इसको आपको याद कर लेना है, ताकि अगर प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी को लगता है कि जनरल मैनेजर, यही 3-4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और वो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई हो। अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्ट की, अब यही क्वेश्चन अराइज होता है कि यार ऐसा कोई प्रोविजन डालने की जरूरत ही क्यों पड़ी, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया गया है। क्योंकि अग्रीव्ड, अगर मान के चलिए मेरी प्रॉपर्टी है और अगर मेरी प्रॉपर्टी को कोई XYZ कोई भी इंसान आके उसको तोड़ देता है, तो मैं सूट इंस्टीट्यूट करूंगी और मुझे उसको कोई भी जरूरत नहीं कि मैं उसको नोटिस दूं। लेकिन अगर वही काम गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है तो मुझे उसको नोटिस देना पड़ेगा। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया गया है, ये ऑब्जेक्ट इसका ये था कि जो पब्लिक मनी है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए कि अननेसेसरी लिटिगेशन पब्लिक करती रहे। तो इस अननेसेसरी लिटिगेशन के लिए ये नोटिस दीजिए, ताकि गवर्नमेंट जो है वो देखे कि आपका क्लेम क्या है और उस तरह से वो एक्ट अपॉन करे। साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी दीजिए गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर्स की कि आपके क्लेम को कम से कम सेटल कर सके। साथ ही साथ ये पब्लिक पॉलिसी होती है जो पब्लिक इंटरेस्ट को फेवर करती है। डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस इज अ पब्लिक पॉलिसी जो पब्लिक इंटरेस्ट को फेवर कर रही है एट लार्ज। बिहारी चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का लीडिंग केस है इस पे, जहां पे पब्लिक पॉलिसी बोला गया है कि ये जो सेक्शन 80 है, भले ही इसको लॉ कमीशन ने टाइम दर टाइम जो है उसको रिजेक्ट किया है, पोस्ट किया है, कहा है कि इसमें अमेंडमेंट करना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी ये बिहारी चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का लीडिंग केस जो है चला आ रहा है और इसमें कहा गया है कि ये पब्लिक पॉलिसी है और इसका ऑब्जेक्ट यही है कि गवर्नमेंट को ऑप्शन दिया जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए, जो एक नेचुरल जस्टिस का फिनोमेना होता है कि वो आपके क्लेम को सेटल कर सके, कम से कम देखे कि भाई मैटर क्या है, राइट। अब अगर हम लोग बात करें रिक्वायरमेंट्स ऑफ नोटिस की, नोटिस में होना क्या क्या चाहिए, साथ ही साथ क्या क्या वो चीजें हैं जो कोर्ट एग्जामिन करेगी, क्या क्या वो क्वेश्चंस हैं। ये सेक्शन 47 वाले क्वेश्चंस टू बी एग्जामिन्ड बाय द कोर्ट नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जनरली ऐसे लीगल नोटिस के मैटर में कोर्ट देखेगा, जांचेगा। रिक्वायरमेंट्स ऑफ नोटिस की अगर हम लोग बात करें तो उसमें नेम होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, प्लेस ऑफ रेसिडेंस होना चाहिए जो वो सूट इंस्टीट्यूट कर रहा है, साथ ही साथ कॉज ऑफ एक्शन क्या है, स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द कॉज ऑफ एक्शन एंड द रिलीफ क्लेम्ड, ये भी चीजें मेंशन होनी चाहिए। अलोंग विद दैट अगर हम लोग बात करें कि भाई कोर्ट क्या एग्जामिन करेगा, कोर्ट ये आइडेंटिफाई करेगा कि भाई पार्टी कौन है, क्या ये करेक्ट पार्टी है, ये आइडेंटिफाई करना ये जरूरी है कि अगर पार्टी फ्रिवलेस क्लेम लेके आ रही है गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो अननेसेसरी लिटिगेशन बढ़ेगा, तो ये आइडेंटिफाई करेगी। साथ ही साथ ये देखेगी कि कॉज ऑफ एक्शन और रिलीफ जो क्लेम करी जा रही है, क्या कॉज ऑफ एक्शन एक्चुअली में अराइज हुआ, क्या जो रिलीफ क्लेम करी जा रही है क्या वो सफिशिएंट है कि वो, क्योंकि सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट है, अगर सूट गवर्नमेंट के अगेंस्ट लेके आ रहे हैं तो कुछ भी रिलीफ आप क्लेम कर लें। ये कोर्ट देखेगी कि यार नोटिस राइटिंग में है, क्या उसको ऑफिस में डिलीवर किया गया है, नोटिस जो है क्या वो प्रॉपर है, क्या वो 2 महीने का टाइम पीरियड फुलफिल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये सारी ये चीजें एग्जामिन करेगी कोर्ट। साथ ही साथ ये देखा जाएगा कि भाई रिक्वायरमेंट्स नोटिस के फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यही एक मेन प्रोसीजर है जो कोर्ट अपने कंडक्ट में ये करता है रिगार्डिंग द सूट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट। अब अगर हम लोग बात करें सेक्शन 80 की, तो यहाँ पे बात करी गई है इमीडिएट रिलीफ और अर्जेंट केसेस में। ये कहाँ पे है, यहाँ पे पर्टिकुलरली ये दिया गया है कि अगर सेक्शन 80 पर्टिकुलरली ये दिया गया है सेक्शन 80 सब क्लॉज 2 में, तो यहाँ ये दिया गया है कि अर्जेंट या कोई इमीडिएट ऐसा केस है तो वहां पे अभी मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि भाई वेवर ऑफ नोटिस हो सकता है, क्या वेवर ऑफ नोटिस हो सकता है, यानी कि जो अभी हम लोग ने एक मैंडेटरी प्रोविजन पढ़ा, मतलब क्या है, ये जो है एक्सेप्शन टू सेक्शन 80 सब क्लॉज 1, क्योंकि 80 सब क्लॉज 1 क्या है, एक मैंडेटरी प्रोविजन है और 80 सब क्लॉज 1 के तुरंत ही नीचे 80 सब क्लॉज 2 में एक एक्सेप्शन दे दिया गया है।
यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर कोई अर्जेंट केस है और अगर इमीडिएट रिलीफ चाहिए है तो सूट जो है वो आप फाइल कर सकते हैं विदाउट 2 मंथ नोटिस। यहाँ पे 2 महीने के नोटिस की जरूरत नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि कोर्ट की जो है वो परमिशन होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इमीडिएट रिलीफ चाहिए है और अर्जेंट मैटर है, कोई अर्जेंट केस है, तो वहां पे आपको ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस का जो प्रावधान दिया गया है ना, उसको आपको फॉलो नहीं करना है। लेकिन आपको पहले कोर्ट से इजाजत लेनी है कि बिना लीगल नोटिस दिए मैं इस पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट सूट लेके आ रही हूँ या इस गवर्नमेंट ऑफिशियल के अगेंस्ट सूट लेके आ रही हूँ। अब यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी रिलीफ, नो रिलीफ शैल बी ग्रांटेड without hearing the other party if notice is not given under section 80 सब क्लॉज 1। कहने की बात क्या है कि अगर सेक्शन 80 में हम लोग सेक्शन 80 सब क्लॉज 1 में नोटिस नहीं दे रहे हैं तो कोई भी रिलीफ ग्रांट नहीं करी जाएगी जब तक कि हम अदर पार्टी को हियर नहीं कर लेंगे। तो यानी कि जो इमीडिएट रिलीफ और अर्जेंट केसेस के मैटर्स हैं वहां पे सूट इंस्टीट्यूट तो हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर हियरिंग होगी, उसके बाद ही आपके रिलीफ को जो आप क्लेम कर रहे हो वो देखा जाएगा कोर्ट के द्वारा। अब सेक्शन 80 सब क्लॉज 3 क्या बात करता है, वो ये कहता है कि कोई भी डिसमिसल नहीं होगा, सिर्फ टेक्निकल डिफेक्ट। अगर कोई टेक्निकल डिफेक्ट है, मान के चलिए कि अगर कॉज ऑफ एक्शन जो है वो सही नहीं बताया या जो रिलीफ क्लेम करी गई ऊपर नीचे हो गई है, तो वहां पे आप सूट को डिसमिस नहीं करोगे। तो सिर्फ टेक्निकल डिफेक्ट होने के कारण सेक्शन 80 सब क्लॉज 3 कहता है कि भाई सूट डिसमिस नहीं होगा ऐसे मैटर्स में। तो यहाँ पे क्लैरिटी दिया, एक जनरल सेक्शन है, जनरल सबसेक्शन है, राइट। अब अगर हम लोग प्रोसीजर की बात करें तो ऑर्डर 27 में बेसिकली 8 रूल्स हैं, जिसमें 8A और 8B को अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया सब्सिक्वेंटली। तो ऑर्डर 27 में जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो आप लोगों के लिए लेके आई हूं, जैसे कि रूल 1, 2 ये बेसिकली कहते हैं कि जो प्लेंट और WS है यानी कि रिटन स्टेटमेंट, ये साइन किया जाएगा बाय द पर्सन अपियरिंग बाय द गवर्नमेंट हु इज अक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस। कहने की बात क्या है कि गवर्नमेंट का कोई प्लीडर होगा जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे अपियर कर रहा होगा, तो वहां पे प्लेंट या WS दोनों ही केसेस में जब सूट लेके आया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट और सूट इंस्टीट्यूट किया गया अगेंस्ट द गवर्नमेंट, दोनों ही केसेस में जो प्लीडर है, जो पर्सन अपियर कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट और वो अक्वेंटेड है क्या क्या फैक्ट्स हैं केस के, तो वो उसको साइन करेगा। बेसिकली यही बताया गया है। साथ ही साथ रूल 4 और 5 क्या कहते हैं, जो गवर्नमेंट लीडर है वो एजेंट होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, तो वो रिसीव करेगा समन्स, अपियर करेगा, आंसर करेगा जो भी मैटर है रिगार्डिंग द गवर्नमेंट। रूल 5 एक इंपॉर्टेंट रूल है। ये क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि अगर कोई सूट है जो पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट है और वो एक्ट उसने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में किया हुआ है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक नेसेसरी पार्टी बन जाएगी। कहने की बात क्या है कि अगर कोई इंसान है, मान के चलिए आप किसी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट सूट लेके जा रहे हैं और अगर वो एक्ट जो उसने किया है वो अपनी ड्यूटी के दौरान ही किया है, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी जो उसको ग्रांट करी गई है बाय द गवर्नमेंट, बाय द लॉ, अगर उसी ऑफिशियल कैपेसिटी में किया हुआ है तो वहां पे कौन पार्टी बन जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नेसेसरी पार्टी बन जाएगा। उसी तरह से रूल 8 एक इंपॉर्टेंट रूल है जहां पे कहता है कि कोई भी सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी बाय द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। तो कोई भी सिक्योरिटी इन द सेंस, मान के चलिए कि अगर सिक्योरिटी ली जाती है, अगर कोई सूट इंस्टीट्यूट किया जा रहा है कि अपियरेंस के लिए कि आप इस पर्टिकुलर डेट पे अपियर करेंगे, किसी भी मैटर से रिलेटेड सिक्योरिटी ली जाती है कोर्ट के द्वारा, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट आप कोई भी सिक्योरिटी नहीं लेंगे। सेक्शन 81, 82 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 81 देखिए बात करता है जहां पे पब्लिक ऑफिसर जो है उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, ना ही उसकी प्रॉपर्टी को आप अटैच करेंगे, ये कहा गया है। यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया गया है, बेसिकली ये एग्जेम्प्ट करता है। यहाँ पे पब्लिक ऑफिसर से मतलब पब्लिक ऑफिसर्स के रिगार्डिंग प्रोविजन दिया गया, जहां पे कहा गया है कि अगर कोई ऐसे मैटर है जहां पे लीगल नोटिस का मैटर है या अगर कोई सूट लेके आया है पब्लिक ऑफिसर या गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो वहां पे उनकी ना तो प्रॉपर्टी अटैच करी जाएगी, ना ही उस पब्लिक ऑफिसर को अरेस्ट किया जाएगा for any act done in his official capacity। again focusing on official capacity, यानी कि अगर कोई ऐसा एक्ट उसने किया है, अब कोई भी ऐसा कार्य उसने किया है अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, ना कि ऑफिशियल कैपेसिटी में, तो वहां पे उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है और उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच करी जा सकती है, क्योंकि वो एक नॉर्मल सूट की तरह ही इंस्टीट्यूट होने वाला है।
साथ ही साथ पर्सनल अपीयरेंस की देखिए बात करी गई है। पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द पब्लिक ऑफिसर, इसको एग्जेम्प्ट किया जाएगा अगर पब्लिक कन्वीनियंस जो है वो अफेक्ट हो रही है। मान के चलिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कोई पब्लिक ऑफिसर जो है वो तैनात किया गया है, और अगर उसका मान के चलिए 21 मार्च को उसको कोर्ट में अपीयर करना है, तो अगर वो अपीयर करेगा तो पब्लिक कन्वीनियंस, मान के चलिए वहां पे सिचुएशन कोई ऐसी अराइज हो जाती है जब दो तबकों के बीच में अगर लड़ाई होने लगे या ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ जाए, तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट लॉ जो है ये कहता है कि ऐसे पब्लिक सर्वेंट्स को, ऐसे पब्लिक ऑफिसर्स को अपीयर करने की जरूरत नहीं है, उनका पर्सनल अपीयरेंस जो है वो एग्जेम्प्टेड है। इफ वी टॉक अबाउट 82, सेक्शन 82 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की बात करी गई है। कहने की बात क्या है, अगर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की बात करी जाए या एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स की करी जाए, ठीक है, और ये एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर्स, अगर डिक्री और ऑर्डर दोनों ही मान के चलिए यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट है, मान के चलिए कोई डिक्री है वो इनके अगेंस्ट आई है या कोई ऑर्डर इनके अगेंस्ट पास किया जा रहा है, तो वो 3 महीने के बाद ही कमेंस होगा। 3 महीने के बाद ही, ये जो 3 महीने का टाइम पीरियड है ना, ये जो डिक्री का एग्जीक्यूशन है तभी होगा जब 3 महीने का टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। मान के चलिए कि अगर 1 जनवरी को डिक्री पास करी गई है तो जो ऑर्डर है 3 महीने हो जाएंगे, मतलब 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 मार्च से 1 अप्रैल, तो तब इस टाइम पीरियड के बाद ही इसका एग्जीक्यूशन होगा। आफ्टर 3 मंथ्स का टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद इसको आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं, चाहे वो डिक्री हो चाहे वो ऑर्डर हो अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट और द गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो आई होप ये जो सारे सेक्शन थे ये आपको अच्छे से क्लियर हुए हो, जो भी प्रोसीजर था रिगार्डिंग द सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो, क्योंकि ये सारे ही पॉइंट्स अगर आप लिख लेंगे तो आई थिंक आपका एक आंसर प्रिपेयर हो जाएगा जो आपको मेंस में बेनिफिट करेगा और आपके एग्जामिनेशन में बेनिफिट करेगा। अब अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इन अ केस ऑफ सूट अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर इट रिलेट्स टू द रेलवेज द सूट विल बी डिलीवर्ड टू, अगर वो रेलवे से रिलेटेड है तो सूट कहां डिलीवर किया जाएगा? ए मैनेजर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, बी हेड ऑफ द रेलवे, सी जनरल मैनेजर ऑफ the railways, D none of the above. Question number 2 देखिए, subsection 2 of section 80 has been added by the Amendment Act of A 1999, B 2002, C 1976, D all of the above. करेक्ट आंसर क्या है इसका करेक्ट आंसर है सी 1976। शायद जो है मैंने मिस आउट कर दिया है, आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा था ये अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से ऐड किया गया था, जहां पे इमीडिएट रिलीफ और अर्जेंट केसेस की बात करी गई है, तो ये हम लोगों ने अच्छे से किया हुआ है। जहां पे वेवर है, ये एक्सेप्शन है सेक्शन 80 सब क्लॉज 1 का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एग्जीक्यूशन शैल नॉट बी इशूड ऑन एनी सच डिक्री अनलेस इट रिमेन्स अनसैटिस्फाइड, यानी कि उसको इतने टाइम पीरियड के एक्सपायरेशन के बाद ही आप एग्जीक्यूट कराओगे। फॉर द पीरियड ऑफ डैश कंप्यूटेड फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिक्री, ए 4 मंथ्स, बी 3 मंथ्स, सी 2 मंथ्स, डी नन ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चंस जो है आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। साथ ही साथ अगर हम लोग मेंस के क्वेश्चंस की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने फ्रेम किया है, हाउ अ सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट इज टू बी फाइल्ड, क्या वो प्रोसीजर होगा ये आपको बताना है। तो मतलब आपको इसमें सेक्शंस प्लस ऑर्डर दोनों का ही एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है। नोटिस नेसेसरी होगा। अब यहाँ पे क्योंकि एक जनरल क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको उसको डिटेल में बताना है अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम। 10 नंबर में आएगा तो उस हिसाब से बताना है, 4 नंबर में आएगा तो उस हिसाब से बताना है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस, कैन इट बी वेव्ड, क्या इसको वेव किया जा सकता है, अभी हम लोग ने अच्छे से डील किया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बात करता है, कब ये जो डिक्री है अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर, इसको आप एग्जीक्यूट कब कराओगे। तो अगर ये ज्यादा मार्क्स में पूछा जाता है, मान के चलिए 4 या 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें आपको ये बताना है कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस में दिया गया है कि भाई 2 महीने का टाइम पीरियड होता है, 2 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया जाएगा बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, और उसके बाद अगर इसका एग्जीक्यूशन करवाना है, अगर इसकी डिक्री को एग्जीक्यूट कराना है तो 3 महीने का टाइम पीरियड देना है।
तो इस तरह से कुछ आपको एक्सप्लेन करना है, जहां पे आपको अपने आंसर में इंट्रोडक्शन, एक बॉडी होनी चाहिए, फिर फाइनली आपका एक कंक्लूजन होना चाहिए। तो आई थिंक इसी के साथ आज का जो सेशन है हमारा कंप्लीट होता है। बहुत ही धमाकेदार जो ऑर्डर रहा वो हम लोगों ने कवर करा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक बड़े ऑर्डर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।